नेपाल में हमने देखा है कि जनता जो है वो सड़कों पे उतरती है और उसके बाद जो वहाँ के राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री सब इस्तीफा देते हैं, अपनी गलती कहीं ना कहीं मानते हैं। भारत में भी हम देखते हैं युवा सड़कों पे होता है, किसान सड़कों पे होता है, माफी तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं सरकार यहाँ पर कहती नजर आती है। ढीठ सरकार है, ढीठ, बेहद ढीठ सरकार इस बार जो आई है। किसी भी चीज के लिए अगर कुछ नया काम हुआ है, कोई अच्छा काम हुआ है, कोई रिफॉर्म होता है तो क्रेडिट जी भी फौरन है, फौरन क्रेडिट देने पहुंच जाएंगे, हमने करा हमने करा हमने करा हमने करा। लेकिन कोई भी गलत काम होगा पल्ला झाड़ के साइड में ऐसे निकल जाएंगे जैसे ये जानते ही नहीं कि इनके राज्य में ऐसा कुछ हुआ है। अभी जीएसटी रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें ताजा इस सिलसिले में, जीएसटी जब आपने 8 साल से लागू कर रखी थी 2017 से, तब से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी जरा सा जीएसटी रिफॉर्म कर दिए, 2 स्लैब खत्म कर दिए, उसके बाद से कॉलर खड़े करे करते घूम रहे हैं, नहीं हमने करा हमने करा हमने करा हमने करा। पुरानी जितनी भी दिक्कत जो है हमारी संस्थाएं बनी हुई हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन आज जो उनको बेचने का काम करते हैं तब कहते हैं हमने करा हमने करा हमने करा। कर्जा बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमने करा, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लेकिन जो आम आदमी के मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, वो अगर अपनी कोई आवाज़ उठा दे तो नहीं, उसको आवाज़ उठाने नहीं दी जाएगी। यही दिक्कतें सारी सरकार के साथ। ढीठ सरकार है ये, पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती है, जिम्मेदारी से भागना इसका बहुत पुराना पेशा है। रेल दुर्घटना हो जाएगी तो रेल मंत्री आपको कहीं नजर नहीं आएंगे तो रील बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन नैतिकता के आधार पे वही कहीं विपक्षी राज्यों में ऐसी कोई घटना हो जाए, फौरन हाहाकार मचा देते हैं, फौरन हाहाकार मचा देंगे। शेख हसीना को जगह दी जा रही थी यहाँ पे, क्या केपी ओली को भी जगह दी जाएगी यहाँ पर लगता है? देखिए ऐसे भगोड़ों को नहीं जगह देनी चाहिए। मैं तो शुरू से शेख हसीना को भी जगह देने के लिए विरोध में हूँ। क्यों आपने वहाँ के उनको घुसपैठी को, जिसने हमारे हिंदू धर्म के ऊपर हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार करे, शेख हसीना की सरकार में तो ये सारे अत्याचार बढ़े, उसके बावजूद भी आपने उसे शरण दे दी, क्यों दे दी? नहीं देनी चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल प्रेशर जो भी होता है, क्या होता है इंटरनेशनल, जब एक तरफ आप कहते हो बांग्लादेश के हिंदू भी हमारे हिंदू है, अफगानिस्तान के हिंदू भी हमारे भाई हैं, पाकिस्तान के हिंदू भी हमारे भाई हैं, जब उन्हीं के ऊपर अत्याचार होते हैं और जो करने वाली सरकार है, जो जिम्मेदार सरकार है, उसी की मुखिया को आप अपने यहाँ जो है जगह दे देते हो, शरणार्थी बना देते हो। इसी तरह आप नेपाल के बारे में कर रहे हो, जब नेपाल के ऊपर हो चुका है, हंगामा हो चुका है, वहाँ की जो जायज मांगे थी वो वहाँ की जनता ने उठाई, और जहाँ पूरी की पूरी सरकार वहाँ पे भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और उन भ्रष्टाचारियों को अगर आप पनाह देते हो तो इसका मतलब आप भी भ्रष्टाचारी हो आप भी सीधे, और भ्रष्टाचार को आप पनाह देते हो, इसका सीधा मतलब यही निकलता है। नेपाल के युवा जब अपनी बात रखने के लिए सड़क पे उतर सकते, इतना हंगामा कर सकते, तो भारत के युवाओं में ऐसी क्या कमी रह गई है जो वो सड़कों पे उतर भी रहे, तो पुलिस के डंडे चल जाते हैं, सरकार नजरअंदाज कर देती है, कि युवाओं में वो बात नहीं है जो नेपाल के युवाओं में है? देखिए ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसी चीज़ होती है कि चिंगारी जो है भड़कती है और उसे एकदम से शोला बनने में टाइम लगता है। हमारे यहाँ भी लगातार जब प्रदर्शन होते हैं, यूपी में बहुत प्रदर्शन हुए, जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती घोटाला हुआ तब, उसके बाद जो है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द हुई, जब 50,000 वैकेंसीज के लिए 50 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दी थी और वो भर्ती परीक्षा रद्द हो गई थी, छात्रों ने आवाज़ उठाई। यहाँ भी एसएससी पे लाठीचार्ज हुआ, छात्रों ने आवाज़ उठाई, किसान अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के और यूपी के आज तमाम मीडिया, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है, जिसमें किसानों को लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, वो अपनी खाद के लिए 24-24, 48-48 घंटे लाइन में लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विद्रोह की चिंगारी तो पनप रही है। अब वो देखते हैं कि ये शोला किस दिन बनती है। अल्टीमेटली लास्ट एंड फाइनल कभी ना कभी ऐसा होता ही है, संपूर्ण क्रांति जिसे कहा जाता है वो हो ही जाती है। आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी, लेकिन सरकार अभी मदमस्त है, अपने मद में चूर है। उसे लगता है कि हम तो हर चीज़ को, हर आंदोलन को दबा देंगे ताकत के बल पर और उसके बल पर। भारत का युवा भी अपने हकों को अच्छी तरह जानता है, पहचानता है। जिस दिन उसे में भी एक बार आग जल गई, वो भी आ जाएगा सड़कों पे। मोदी जी यहाँ पर दोस्ती निभाते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, फिर अचानक से एससीओ का समिट होता है, दोस्ती निभाते नजर आते हैं वो शी जिनपिंग से। तो ये बदलाव जो है वो किस और नजर आएगा? भारत देश में बदलाव नहीं है, इसे बदलाव नहीं कहते, इसे कहते हैं ढोलक, जो दोनों तरफ से बज रही होती है। कभी जाते हैं मोदी जी हमारे शी जिनपिंग की जाके गोद में बैठ जाते हैं, कभी जाके अमेरिका के ट्रंप की गोद में, हाउडी ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, मेरा दोस्त ट्रंप की जीत के लिए हवन करे गए थे, पूजन करे गए थे बाकायदा भाजपाइयों द्वारा, उनके फोटो पे दूध चढ़ाया गया था। जब उसने उनकी औकात दिखा दी तो वापस आ गए। अब जाके कह रहे हैं कि हम चीन को, और अभी इसी चीन का 2 महीने पहले, जुलाई की बात है, जुलाई में ही बहिष्कार कर रहे थे, भाषण दिया था। छोटी छोटी आंखों वाले जो है गणेश जी आज हमारे बाजारों में आ चुके हैं, हमें स्वदेशी अपनाना है, हमें चीन को उसकी हैसियत दिखानी है। आज दिखाने पहुंच गए आप चीन को उसकी हैसियत। क्या हुआ हमारे 20 जो सैनिक शहीद हुए थे गलवान घाटी में, उनका बदला आपने क्या लिया? क्या लिया था? टिकटॉक ऐप जो थी वो बैन करके लिया था। अब खबर आ रही है कि उसका भी बैन हटा रहे हैं। इस तरह से बदला लेंगे आप? ये तो ढोलक है, वो एक बड़ा पुरानी गाना है ना, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में। तो कभी वो जाके अमेरिका के यहाँ बज रहे हैं, कभी जाके चीन के यहाँ बज रहे हैं। अल्टीमेटली बजना ही लिखा है इनकी किस्मत में। अभी आपने ये कहा था कि अगर केपी ओली की मदद की जाती है तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो भी फिर भ्रष्टाचारी कहलाएंगे, लेकिन जब चीन मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं नेपाल की, तो फिर मोदी जी तो पीछे नहीं हटेंगे ना? नहीं, चीन तो आएगा। चीन क्यों नहीं आएगा? चीन के तो सारे दक्षिण हमारे एशिया में चीन ही अपना पूरा तरह प्रभुत्व जमा रहा है। फिलहाल एक भूटान को
को छोड़ के हमारे सारे पड़ोसी देश जो है, नेपाल भी देख लीजिए, म्यांमार भी देख लीजिए, उसके बाद अपना ये श्रीलंका भी देख लीजिए, बांग्लादेश भी देख लीजिए, सब जगह तख्तापलट हुआ है, सब जगह हर जगह हंगामे का माहौल है। तो चीन आगे बढ़ के अपने ये काम कर रहा है। अभी लगातार आप सोशल मीडिया तो एक्टिव रहते ही है, देखा भी होगा आपने फोटो चीन के साथ, चीनी की उनकी शी जिनपिंग की फोटो, जापानी प्रधानमंत्री के साथ उनका इस्तीफा हो गया, नेपाली के साथ उनका इस्तीफा हो गया, शेख हसीना के साथ उनका इस्तीफा हो गया। तो लगातार वो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं से पीछे से अस्थिरता फैला रहा है और अपनी दादागिरी साबित करना चाहता है चीन। तो चीन अगर जा रहा है तो उसे जाने दीजिए, आप अपने देश का ध्यान करिए भाई साहब। मोदी जी के साथ भी तस्वीर है, तो क्या जी। कहना चाहते हैं आप? बढ़िया है, आगे हो ये काम, यहाँ भी लोगों को मौका मिले अपनी बात कहने का, सुनने का। यहाँ भी लोगों को मानसिक रूप से जो चंगुल में ले लिया गया उन्हें आज़ादी मिले। यहाँ भी जो है भ्रष्ट सरकार है, इसे भी उखाड़ के फेंका जाए। लगातार भ्रष्टाचार करती जा रही है, लगातार रोजगार खा रही है, लगातार युवाओं को हक खा रही है। यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन भारत में अगर कोई अपनी आवाज रखता है, बुलंद करता है, कितने सारे प्रोटेस्ट होते हैं दिल्ली पुलिस का या फिर किसी भी पुलिस का, डंडा उन पे चलता हुआ नजर आता है, तो अपने देश के लोगों के पास तो इतनी लोकतंत्र होने के बावजूद भी इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी बात रख सके। नहीं, ताकत सबके पास है। मैंने कहा ना, अभी कुछ मुट्ठी भर लोग इकट्ठा होते हैं। एसएससी वाले प्रोटेस्ट में कितने इकट्ठे हुए बच्चे जिन्होंने एसएससी का एग्जाम दिया था, बाकी जिन्होंने नहीं दे रखा या देना नहीं चाहते या जो है वो सब अलग हो गए। अभी हमारे यहाँ ये चल रहा है, भाई तेरी दिक्कत है तो तू झेल, मेरी दिक्कत है मैं झेलूंगा, इसकी दिक्कत है तो ये झेलेगा। अभी एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे, अभी एक दूसरे के साथ ही नहीं बन रहे। किसानों को अगर लाठियां पड़ रही हैं तो नौजवान पीछे हो जाते हैं, नौजवानों को लाठियां पड़ती हैं किसान सामने नहीं आता। महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, दूसरी महिलाएं आके उन महिलाओं को गलत ठहराना शुरू कर देती हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आपने पहलवान वालों के केस में देखा ही होगा। तमाम ऐसी महिलाएं थी सोशल मीडिया पे जो उन महिलाओं को, हमारी पहलवान बहन बेटियों को ही उनका मान मर्दन कर रही थी, उनके लिए गलत भाषा का इस्तेमाल कर रही थी, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। तो अभी सिर्फ यही हो रहा है कि ये अगर आ रहे हैं सामने तो वो बैठे हैं, वो सामने आ रहे हैं तो ये बैठे हैं। जब सारे एकजुट होकर जिस दिन आ जाएंगे, यहाँ भी ये भ्रष्ट सरकार नहीं रहेगी। और एक सवाल और बनता है कि नेपाल को लेकर हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है और वो कहीं ना कहीं जो चीखें है वो अपने भारत देश में भी सुनाई दे रही है। तो क्या हिंदू राष्ट्र की अगर बात नेपाल के साथ की जाए तो भारत की तस्वीर भी आने वाले दिनों में कुछ ऐसी देखी जाएगी? पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे, जो भी कोई देश हमारा, पूरे विश्व में कोई सा भी ऐसा देश जो कट्टरवाद की राह पर बना है, चाहे वो सीरिया हो, युगांडा हो, ईरान हो, इराक हो, जहाँ भी कट्टरवाद लागू करा गया है, वहीं आपको वहाँ पे जनता को परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं। अभी पीछे आपने देखा, इसमें भूकंप आया था, ईरान इराक में भूकंप आया था और तुर्की में भूकंप आया था। तो अभी वो पीछे बताया गया अफगानिस्तान में भूकंप आया था, अभी हजारों लोग मारे गए। वहाँ पे जो है, वहाँ के जो सेवा दल के लोग थे, वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम के बंदे थे, उन लोगों ने महिलाओं को निकाला नहीं, उनके सामने वो पड़ी हुई तड़प रही हैं और वो उनको खींच के वहाँ बाहर नहीं निकाला कि नहीं, यहाँ पे महिलाओं को, गैर पुरुषों का हाथ लगाना वर्जित है। जबकि वो रेस्क्यू टीम से थे, महिलाएं उनके सामने आवाज लगा रही, भाई हमें भी बचा लो, लेकिन वो इस डर से पीछे हटके कि कल को हमारी कोई तस्वीर सर्कुलेट हो गई तो हमें भी चौराहे पे फांसी ना दे दी जाए और महिलाओं को भी साथ साथ कोड़े मारने की सजा सुनाई जाएगी कि आपने पर पुरुष को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे दी, इजाजत कैसे दी। तो उसमें वो पड़ी अंदर मलबे में ही दबके बच गई। इसी तरह से कुछ महिलाओं को निकाला गया था, कपड़ा से भी लपेट के, कपड़ा उनका पकड़ के, कपड़े खींच के, बस उसमें ये ध्यान रखा गया कि हाथ या शरीर जो है आपस में टच ना हो जाए, त्वचा से स्पर्श ना हो जाए। तो कट्टरवाद की राह पर चलने वाले जितने भी देश हैं, इनका यही हाल होता है। तो अगर आप कट्टर बना रखेंगे, आज सार्वभौमिक देश है, कहते हैं वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज, वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमारे यहाँ भी दिया जाता है। तो उस नारे को साकार करना है तो सारी भेदभाव भूल के एकजुट होकर चलना पड़ेगा। प्रॉपर एक उस पर चलेंगे तो आपको नुकसान तय है। अमेरिका से हमने तमाम तस्वीरें देखी कि जो हमारे देश के युवा है, जो पढ़ने जाते हैं, डंकी रूप से जाते हैं या नॉर्मल भी जाते हैं, उनका हाथ बांध के उनको वापस भेजा जाता है। ये सारी तस्वीरें हमने अमेरिका से देखी। अब नेपाल में जो ऑलरेडी लोग वहाँ रह रहे हैं, भारत के या फिर पर्यटक है या फिर जो काम कर रहे हैं, जैसे एक महिला का वीडियो भी वायरल हो रहा है, इसका होटल है, क्योंकि मोदी जी एटलीस्ट उनको तो बचा पाएंगे ना, अमेरिका वालों को नहीं बचाया, नेपाल वालों को हो सकता है। देखिए, कोशिश करते हैं, कितने दिन ये बात चलती है, विपक्ष उठाता है, लोग उठाएंगे तब जाके शायद उन्हें होश में आएगा, फिर वो देखेंगे इसमें मुझे पीआर कहाँ मिलेगी। 15-20 इकट्ठे फंसे हुए हैं, 10-15 इकट्ठे फंसे हुए हैं, 100-150 इकट्ठे फंसे हैं, फिर वो उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे, फिर अपनी पीआर टीम को एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट होगी पीआर टीम और उसके बाद वो जाके प्रचारित करेगी, देखिए मोदी जी ने वहाँ पे आपदा में फंसे हुए लोगों को निकाल लिया, आपदा में फंसे हुए लोगों को निकाल लिया। तो अभी वो पीआर टीम उनकी एक्टिव नहीं है, अभी उन्हें पीआर नजर नहीं है। चुनाव, हाँ, आने वाला टाइम है चुनाव, बिहार की बॉर्डर जो है नेपाल से लगा हुआ है, तो अभी वो देखेंगे, पहले मौका देखेंगे। उससे पहले तो उनका पीआर टीम एक्टिव है ना, अभी 17 सितंबर के लिए जिस माँ का, अपनी मरी हुई माँ का, वो एक बार फिर से पिंडदान करने जा रहे हैं, जिनका पिंडदान ऑलरेडी 2023 में हो चुका है। 7 मई 2023 को पिंडदान उनके भाई ने कर दिया था, अब फिर से उनका पिंडदान करने जा रहे हैं। पहली बार मैं अपने हिंदू धर्म में ऐसी रस्म देख रहा हूँ कि एक बार पिंडदान होने के बाद और दोबारा फिर से पिंडदान करा जा रहा है। कितना बड़ा राजनीतिकरण करा जा रहा है। तो जिस दिन उन्हें उसमें राजनीति दी जाएगी, जिस दिन उन्हें दिखेगा कि हाँ मामला गंभीर हो गया है, गर्म हो गया है, अब तमाम जगह से आवाजें उठ रही हैं, तो आज आगे कोई रेस्क्यू टीम भेज देंगे, 10-20-50 लोगों को रेस्क्यू करके निकाल लाएंगे और उसके बाद तमाम
तमाम जगह मीडिया ढोल पीटेगा। हाँ मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, नेपाल में फंसे हुए भारतीयों को निकाल के लाए, नेपाल में फंसे हुए भारतीयों को निकाल के लाए। जम्मू कश्मीर में हालात अच्छे नहीं है, लेकिन उन्हें अपने अंदर का नजर नहीं आता। इसे कहते हैं कि बस घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बनाने। अपने देश में जो मर्जी होता है, लेकिन नहीं, विदेशों की फिक्र पहले है। अपने देश में जो हो रहा है, अपने देश में जो युवा परेशान है, उनके बारे में भी सोच लीजिए, उनकी भी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाए। अभी पीछे दिन आपको याद होगा SSC का एग्जाम हुआ था, लाठीचार्ज कितना भयंकर हुआ था। रामलीला मैदान में अपनी मांगों को लेके बैठे थे सारे छात्र, और उनके ऊपर रातों रात उनको लाइट काट के अंधेरे में और लाठीचार्ज करा गया था उनके ऊपर। ये हमारे यहाँ भी तो जैन जेट है, उसके लिए बारे में क्यों नहीं बात करी जाती? लेकिन नहीं, दूर के लिए बड़ी जल्दी है कि नहीं नहीं ऐसा ध्यान रखो, वैसा ध्यान रखो। लेकिन अपने देश में जो हो रहा है, बेरोजगार घूम रहे हैं लोग, परेशान घूम रहे हैं, उनके बारे में कोई चिंता नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ नजदीक का चश्मा लगा लीजिए मोदी जी, आपको दिखना शुरू हो जाएगा।